हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में क्लास 7 के लिए हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। क्या पढ़ेंगे? मुगल काल के बारे में हम पढ़ेंगे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोग एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। शासन करना बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। जो छोटी अवधियों मतलब छोटी समय के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। अपने राज्य का विस्तार जो है शुरू कर दिया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। संपूर्ण जो है महाद्वीप पर क्या कर दिया, जो है अधिकार प्राप्त कर लिया। संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। उनके राज्य का जो पतन हो गया तो उसके बाद भी टिका रहा। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता नहीं रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासक का जो निवास स्थान था दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करता है। दिल्ली के प्राचीर जो है वहाँ पर राष्ट्र को संबोधित करता है। ये देखिए, ये है लाल किला, दिल्ली का लाल किला। मुगल कौन थे? मुगल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। दो महान शासक वंशों के क्या थे? वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। चंगेज खान जो है चीन और मध्य एशिया के कुछ भाग पर ही राज करता था। जिसके उत्तराधिकारी थे पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर। तुर्की के शासक कौन था? तैमूर के वंशज थे। तुर्की के शासक तैमूर की मृत्यु जो है 1404 में हुई थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध नहीं, 1404 में हुई थी। उसकी मृत्यु जो 1404 में हुई थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल अपने आप को जो है मुगल या मंगोल नहीं कहलवाना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खान की जो स्मृति थी वो कई सारे व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित था। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। उज़्बेकों से क्या थी? संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। दूसरी तरफ जो है मुगल जो है तैमूर के वंशज होने पर बहुत गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इनके महान पूर्वज ने जो है कितने ईस्वी में कब्जा किया था? 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। उन्होंने अपनी वंशावली का जो है चित्र प्रदर्शन बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था, जिसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। 1494 ईस्वी में बाबर ने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, यानी कि राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी।
कितना था? 12 वर्ष। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। उज़्बेकों ने जब आक्रमण किया उसको गद्दी छोड़ना पड़ा। किसको? बाबर को। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। कई वर्ष तक भटकने के बाद 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने? तो बाबर ने। हाँ, बाबर ने। किसने? तो बाबर ने। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। कितने शताब्दी में हुआ गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल? 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? बाबर ने। किसकी लड़ाई में? पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से बारूद का प्रयोग किया। देखिए, यह मुगल फौज अभियान पर प्रभावी ढंग से किया। हमारे अतीत 2 यहाँ पर देखिए, चित्तौड़ है, अजमेर है, रणथंभौर है, मथुरा है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी, अंबर है, दिल्ली है, पानीपत है। यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई जो था उसी में बाबर ने विजय प्राप्त किया था। पटना है, इलाहाबाद है, मालवा है, गोंडवाना है, बंगाल है, उड़ीसा है, बरार है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, गुजरात, सिंध, लाहौर, श्रीनगर, काबुल, कांधार, कश्मीर, पंजाब। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। मुगल जो ज्येष्ठाधिकार यानी कि जो ज्येष्ठ रहते थे उसकी राजगद्दी में विश्वास नहीं करते, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था, अपने पिता का गद्दी पर बैठ जाता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। तैमूर की वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन जो है अगर सभी बेटों में कर दिया जाता था, बराबर। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या शहदावाद? तो यही आंसर हो जाएगा। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध, जो उनके शासक था उसके विरुद्ध लगातार अभियान यानी कि धरना प्रदर्शन किया जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब मुगल प्रभावशाली हो गया यानी कि पावरफुल हो गया तो कई शासकों ने स्वेच्छा से मतलब अपनी मर्जी से उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च प्राप्त कर लिया। पहले ज़माने के जो उस समय के राजपूत लोग थे, यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कई राजपूतों ने अपनी बेटी का शादी जो है मुगल घराने में यानी कि मुस्लिम के घर में कर दिया था। किस लिए? उच्च पद प्राप्त के लिए अपनी बेटी का शादी मुगल घराने में यानी कि मुस्लिम शासक के घर में शादी कर दिया था। परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया, मतलब कई राजपूतों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अधिकतर राजपूत ने अपनी बेटी का शादी मुस्लिम शासक मुगलों से करवाया था। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ, राजपूतों के साथ यानी कि जो मुगल शासक था वो राजपूत के साथ शादी कर दी थी। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर एक मुस्लिम शासक था, उसकी माँ जो थी कछवा की राजकुमारी थी, यानी कि राजकुमारी। देखिए, मुगल शासक ने एक कछवा की राजकुमारी से शादी किया। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। वो जयपुर के जो शासक था उसकी पुत्री थी।
अब देखिए उसने राजपूत ने उसका शादी एक मुगल शासक से करवा दिया। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। शाहजहां भी एक मुगल शासक था और उसकी माँ भी जो एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जोधपुर के शासक की पुत्री थी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत जो था वो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब राजपूत हार गया तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानी व्यवहार किया। मुगलों ने उसका जो है दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन बल्कि सम्मान किया और उन्हें उनकी जागीर यानी कि वतन यानी कि ज़मीन वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। मतलब जो ज़मीन जीती थी पराजित करके उनको वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मतलब कि किसी को हानि नहीं पहुंचाई, इसके कारण जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। परंतु इस संतुलन जो था इसको बरकरार हमेशा रखना बहुत ही कठिन था। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। मतलब कि उसने सिलेक्शन करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे। ज़्यादातर सरदार क्या थे? तुर्की थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मानित किया। मतलब कि कई सारे समूह थे उसको भी उसने सम्मिलित किया, मतलब उसमें मिला लिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकर था उनको मनसबदार कहते थे उस समय। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार का मतलब किसी को सरकारी हैसियत यानी कि कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता था उस समय। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। यह मुगलों द्वारा चलाई गई क्या थी? श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद 1, 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। यानी कि जिसको 1 नंबर मिलता था वो उसको पद हुआ, जिसका 2 नंबर मिलता तो उसको वेतन मिलेगा, जिसका 3 नंबर वो सैन्य उत्तरदायित्व होगा, निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का जो निर्धारण करते थे वो जात की संख्या पर निर्धारित की जाती थी। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। मतलब कि पहले जिसकी जात ज़्यादा थी उसकी अभिजात उतनी ही बढ़ती जाती होगी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था और उसका वेतन भी ज़्यादा मिलता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे यानी कि जो काम मनसबदारों को सौंपा जाता था उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब काम के अनुसार ही वो घुड़सवार रखते थे। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। मतलब कि सैनिक का घोड़ा जाता उनको एक छर में आग लगाकर घोड़े पर दाग दिया जाता था या भाला को धिपाकर दाग दिया जाता था। ऐसे सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इस प्रकार जो है सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। यह जो कार्यक्रम था यानी कि घोड़े दागने की प्रक्रिया के बाद ही उसको वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जिन्हें क्या कहते? जागीर, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। प्रशासन करते थे। देखिए जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था।
यानी जिसकी जात संख्या 5000 थी वो 1000 जात वाली संख्या से ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा ही होगा। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अकबर के शासनकाल में उस समय 29 मनसबदार ऐसे थे जो 5000 की जात पदवी के थे, यानी कि 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 होगी, यानी कि 5000 जात वाली की संख्या 29 से बढ़कर क्या हो गया, 79 हो गया। कितना हो गया, 79 होगी। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? बात सही है, जितना मनसबदार बढ़ेगा तो खर्चा भी उसकी उतनी भी बढ़ेगी, घोड़ों की संख्या भी बढ़ेगी, वेतन भी बढ़ेगा। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, नौकर जो है उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। स्वयं देश के किसी भाग में जो है सेवारत रहते थे। कौन रहते थे? मनसबदार। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। सावधानी पूर्वक क्या आकलन किया जाता था? ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति क्या हुआ? बदल गया। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई, मनसबदार की संख्या में ज़्यादातर वृद्धि हो गई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें, मतलब कि जितना राजस्व जो वसूल करना है वो कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान परिवर्तन जो था उन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। किसान को जो है अत्यधिक मुसीबत झेलनी पड़ी। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों का आमदनी किससे होता था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब मुखिया के थ्रू जो राजस्व देते थे, यानी भूमि कर देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल शासक एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। टोडरमल ने 10 साल यानी कि 1570 से 1580 की काल विधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया, यानी कि 10 साल उन्हें कृषि पर सर्वेक्षण किया। किसने? टोडरमल ने। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया, यानी कि किसने किया? टोडरमल ने निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। अपने सामानों के साथ एक मनसबदार अभियान पर, ये देखिए मनसबदार जो है एक अभियान पर जाते हैं। ये देखिए एक मनसबदार है, ये सैनिक है, यहाँ पर वो एक अभियान पर जाते हैं। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। किसका निरीक्षण? जमीन का जो है निरीक्षण कर सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात के बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया।
कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थी कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। वो क्या कर सकते थे? विद्रोह। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दे दी। क्या दिया? उसने चुनौती दे दिया। चित्र 5 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, जहां जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। जहां जो है जहांगीर के भ्रष्टाचार को, ये देखिए, ये यहाँ पर घूस लेते हुए अधिकारी दिखाया गया है। एक भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक जो है भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए, एक जो कर अधिकारी जो है गरीब किसानों को पीटते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया। अकबर का करीबी कौन था? अबुल फजल था, और अकबर का दरबारी भी अबुल फजल ही था। अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल को इतिहास लिखे। उसके शासनकाल का जो है इतिहास लिखने के लिए अकबर ने कहा, किसको? अबुल फजल को। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या है? अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर ने पूर्वजों का बयान है। पहली जिल्द में जो है अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। दूसरी जिल्द में जो है अकबर के शासनकाल की घटना का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द क्या है? आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। राजस्व के भूगोल का क्या मिलता है? ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। ये देखिए, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ये देखिए, ये अबुल फजल है, ये अकबरनामा लेते हुए अकबर। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुनिसा ने कितने ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया? 1611 ईस्वी में, और उसे नूरजहां का खिताब मिला। जहांगीर ने उसको नूरजहां का खिताब दिलवा दिया। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जो है जहांगीर ने चांदी के सिक्के का जारी करवाया, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी ओर वह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, बाईं ओर दिया गया ये जो है दस्तावेज है, नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। पादशाह की सर्वोत्तम महिला बने। सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है।
जो है बहुत प्रकार से वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, सभी धर्मों और अनुयायी की एक जगह। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों की ओर विरोधी धर्मों और अनुयायियों की ओर तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। अच्छे बुरे विचारों के लिए क्या थी? जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सर्वाधिक शांति यानी सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य कैसा रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि होगी। वाणिज्य समृद्धि में क्या होगी? वृद्धि हो गया। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए, मतलब कि विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, जिनको कि हायर सीट प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% जो है स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। सिर्फ इतना प्रतिशत ने 61.5% ही मनसबदारों को दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। यह जो खर्चा करता था किसानों और शिल्पकारों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल को पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, जो कि निवेश कम कर सके। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में संसाधन के रूप में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन लाभ उठाते थे। ऐसे व्यवस्था में सिर्फ बड़े किसान ही और धनी व्यक्ति जो इसका लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, कुछ ने नया वंश स्थापित किया और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा दिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। दिल्ली के जो मुगल सम्राट था उनको स्वामी के रूप में मान्यता दिया, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे।